यस, तो नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो ये हमने देख लिया था बच्चों, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है फॉर आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड का मेल्ट आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनायन एंड केटायन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच में? केटायन और एनायन के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट में हमें क्या चाहिए? हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज अमाउंट में हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमें काफी हीट करनी पड़ती है, इसको हीटअप करना पड़ता है आयनिक कंपाउंड को, तब जाके ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है। तो आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है आयनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो ये आयनिक कंपाउंड है किस टाइप के सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल होते हैं? तो आयनिक कंपाउंड आर सोल्यूबल, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। क्या लिखा मैंने वर्ड? पोलर सॉल्वेंट। तो सबसे पहले आप ये वर्ड समझ लो बच्चों, सॉल्वेंट क्या होता है, ये आपके लिए एक नया वर्ड है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? दोज टाइप ऑफ substance which are capable to dissolve the another substance। मैंने क्या बताया? those type of substance, ये क्या होते हैं? those type of substance है, ये क्या होते हैं? लिक्विड फॉर्म में होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं बच्चों? लिक्विड फॉर्म में होते हैं। दे आर विच आर केपेबल टू डिजोल्व अनदर सब्सटेंस, वो किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने अंदर डिजोल्व करवा सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सोलवेंट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो वाटर क्या करता है? अपने अंदर सोल्ट को भी डिजोल्व करवा लेता है, शुगर को भी डिजोल्व करवा लेता है, और बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड हो चाहे वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, कई सारे कोवलेंट कंपाउंड भी, जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, ये सारे क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। ये सारे पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। तो वाटर यहाँ पे क्या है बच्चों? सोलवेंट है। क्या है? सोलवेंट है। और सोलवेंट किस टाइप का सोलवेंट है? पोलर सोलवेंट है। वाटर किस टाइप का सोलवेंट है बच्चों? पोलर सोलवेंट है। व्हाई वाटर इज ट्रीटेड एज पोलर सोलवेंट? वाटर को हम पोलर सोलवेंट क्यों कहते हैं? कि वाटर में दो टाइप के आयन होते हैं। कौन कौन से बच्चों? H प्लस आयन होता है, H प्लस आयन होता है, और OH नेगेटिव आयन होते हैं। तो और आयोनिक कंपाउंड में भी दो टाइप के आयन होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, उनमें भी दो टाइप के आयन होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के आयन होते हैं बच्चों? एक तो होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है एक होता है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम केटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को हम एनायन कहते हैं। तो लाइक डिजोल्व, लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होता है वो अपने अंदर अपने उसी टाइप के कंपाउंड को डिजोल्व कर लेता है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब जो भी पोलर सब्सटेंस होते हैं ना, पोलर सब्सटेंस वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं। ध्यान देना, जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो किसमें डिजोल्व होंगे बच्चों? वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड मैंने लिखा है पोलर सॉल्वेंट, पोलर सब्सटेंस का मतलब क्या है? ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर दो टाइप के क्या हो? आयंस हो, दो टाइप के आयंस हो। कौन कौन से? केटायन और एनायन। जिसके अंदर केटायन और एनायन होते हैं उन्हें बोलते हैं पोलर सब्सटेंस। किस में डिजोल्व होंगे? वो पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट के अंदर डिजोल्व नहीं होते। जैसे नॉन पोलर सोलवेंट क्या है? नॉन पोलर सोलवेंट का मतलब है यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिक सोलवेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर सोलवेंट होते हैं। किसका एग्जाम्पल होते हैं वो? नॉन पोलर सोलवेंट का एग्जाम्पल होते हैं। समझ में आई बात? नॉन पोलर सोलवेंट है हमारे पास में बेंजीन। बेंजीन इज ए नॉन पोलर सोलवेंट, और इसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सोलवेंट। और हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ए नॉन पोलर सोलवेंट, ये भी नॉन पोलर सोलवेंट है। साथ में ईथर, ईथर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है आपने? क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सोलवेंट है। तो ऑर्गेनिक सोलवेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसोल्व करते हैं। जो नॉन पोलर होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं ना नेचर में, जिसमें कोई भी पोलरिटी नहीं होती है,
पोलैरिटी का मतलब है जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन नहीं होता है। कोवैलेंट कंपाउंड नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम कोवैलेंट कंपाउंड की पढ़ने वाले हैं, तो ये पॉइंट समझ में आगे होगा आपको। अब पानी जो है, जो वाटर है, वो सारे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे टाइप के जो आयोनिक कंपाउंड है उसको अपने अंदर डिजोल्व करवा लेता है। तो पानी की ये टेंडेंसी होती है। तो पानी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सोलवेंट। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सोलवेंट। यूनिवर्सल solvent, water is called universal solvent because the water has dielectric constant। water का जो dielectric constant होता है ना बच्चों, dielectric constant ये होता है 82, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है dielectric constant वाटर का 82 होता है। कुछ बुक्स 80 लिखती है और कुछ बुक्स 78 भी लिखती है। तो ये फिगर आपको ध्यान रखना है, 80, 72, 82। तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 82 हम इसको करेक्ट मानेंगे। कुछ बुक 78 भी लिखती है, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से अगर कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, जैसे आयोनिक कंपाउंड की मैं बात करता हूँ NaCl की, तो इसमें जैसे ही हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर के अंदर जो H और OH आयन है ना बच्चों, H और OH आयन ये क्या करते हैं, ये इतनी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हैं कि उस एनर्जी से NaOCl का जो बॉन्ड है ना ये वीक हो जाता है, और ये वीक होकर क्या हो जाता है, अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, अपने आयंस के अंदर टूट जाता है। तो जो NaCl है वो Na+ के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और मतलब वो आयन जो आयनिक कंपाउंड होता है वो पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है बच्चों, अगर कोई आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो अब उसको बोलेंगे कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और अगर आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। तो किस टाइप का आयोनिक कंपाउंड, अगर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है बच्चों, अगर आयोनिक कंपाउंड किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, दे आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएंगे, वो इंसुलेटर हो जाएंगे। अगर आयोनिक कंपाउंड किस फॉर्म में है बच्चों, आयोनिक कंपाउंड अगर सॉलिड फॉर्म में है, अगर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। अगर आयोनिक कंपाउंड को हम मोल्टन फेज में ले लें, किस फॉर्म में ले लें हम, मोल्टन फेज, पॉइंट का पता चला, मोल्टन फेज का मतलब क्या हुआ है, पिघली हुई अवस्था में। अगर हम आयोनिक कंपाउंड को पिघाल दें पूरा, वो पिघल जाए, इतना इसको टेम्परेचर दें, इतना टेम्परेचर दे के वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो उसको बोलेंगे मोल्टन फेज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड अगर मोल्टन फेज में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केटायन एंड एनायन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अपोजिट चार्ज it will conduct electricity if ionic compound is found in molten phase, and if ionic compound is found in aqueous phase। अगर आयोनिक कंपाउंड किस फेज में है बच्चों, एक्वस फेज में, एक्वस फेज में। एक्वस फेज का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड को अगर हम वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं, आयोनिक कंपाउंड को किस में डिजोल्व करें, हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो क्या बनेगा उसका, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। अब ये जो एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केटायन एंड एनायन इन द वाटर। पानी में केटायन और एनायंस मिलेंगे और इस केटायन और एनायन की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। दीज वर द केमिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है आयोनिक कंपाउंड के। किस किस, यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने आयोनिक बॉन्ड अच्छे से पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल में दो, when two or more than two, or more than two atom share their electron, share
their equal number of electron, their equal number of electron to complete their octet। तो कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब किसी भी मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या करेंगे, इक्वल नंबर में क्या करेंगे, ताकि उनका क्या हो जाए, वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में दो या दो से एटम, अगर बाई बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ दो एटम है, तो दोनों एटम क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, और अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। मतलब अगर जैसे मैं बात करता हूँ, कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एलिमेंट है जिसमें ये दो एटम है, और दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर ए एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये वाला ए है, ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब दोनों की इक्वल शेयरिंग हुई है, इसने भी एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस ए ने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो दोनों ने इक्वल इलेक्ट्रॉन की क्या की है, शेयरिंग की है। तो शेयरिंग से क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसको सिंपल वे में बता देता हूँ बच्चों, एग्जाम्पल लेके क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूँ। तो इसमें देखो किस टाइप से शेयरिंग होती है और किस टाइप से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। देखो ये एक क्लोरीन, ये दूसरी क्लोरीन, इसका मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स में बता देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इस क्लोरीन के लिए भी मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं जो इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अलग कलर शो ले रहा हूँ यहाँ पे। इसका मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये मैंने क्या लिखे हैं, ये मैंने इनके इलेक्ट्रॉन लिखे हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो क्लोरीन है ना बच्चों, क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7, के, एल एंड एम। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब एम का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको क्या करना है, इस क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो एक 8 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा, ये पास वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, शेयरिंग करेगा। ये पास के एक क्लोरीन के एटम से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस टाइप से की जाती है, इस क्लोरीन के द्वारा। तो देखो इस टाइप से ये क्लोरीन ये शेयरिंग करेगा। अब ये जो शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, ये शेयर पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इस क्लोरीन का भी अधिकार है, इस क्लोरीन का भी अधिकार है। और ये वाले जो इस क्लोरीन का ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इसका भी क्या है, उतना उतना ही अधिकार है। तो ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इन दोनों क्लोरीन की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर अब ध्यान देना, कोवलेंट बॉन्ड जो बना है ना इसमें, अगर इस क्लोरीन ने एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा नहीं कि एक तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके सामने वाला जो एटम है वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। अगर पहले वाला एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सामने वाला को भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो इक्वल होता है ये, 50-50% का रेशियो होता है। मतलब 50% इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एलिमेंट से आएंगे, 50% इलेक्ट्रॉन सेकेंड एटम से आएंगे। तो इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा क्या, किस टाइप का बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये कोवलेंट बॉन्ड है। ये जो हमने दोनों के बीच में एक डैश लगा है ना, इसी डैश को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ये बात। तो ये हो गया क्लोरीन का फॉर्मेशन, ये हो गया क्लोरीन का फॉर्मेशन। इसी टाइप से हम अगर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, देखो हाइड्रोजन H2, तो हाइड्रोजन के पास में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन के केस में कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बच्चों, ये कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये हाइड्रोजन क्या करेंगे बच्चों, ये डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं, डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट कर लेंगे, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी बच्चों, इनर्ट गैस जैसी हो जाएगी। और इनर्ट गैस कौन सी है, इसके पास वाले इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम जैसी स्ट्रक्चर हो जाएगी। हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखो, तो ये इसका इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे। तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, दोनों के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एक कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों
दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम देख लेते हैं बच्चों ऑक्सीजन का एग्जांपल। अब हम ऑक्सीजन का एग्जांपल देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये ऑक्सीजन का एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम, हम लिख रहे हैं ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस है बच्चों, ये ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 है। O2 मतलब ये क्या है बेटा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये क्या है, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, अब दोनों एटम किस टाइप से कंबाइन हुए हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि जो ऑक्सीजन है ना, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है। ये K है और ये L है। K मतलब फर्स्ट सेल है और L का मतलब सेकंड सेल है। सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस ऑक्सीजन को क्या करना है, 6 को क्या करवाना, 8 करवाना। तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो किस टाइप से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है देखेंगे। ये इसके देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने इसको रेड कलर से बनाए हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 और 6। इस ऑक्सीजन के लिए भी मैं बना देता हूँ, इस ऑक्सीजन के लिए मैं ब्लैक से बना देता हूँ। ये 1 2 3 4 और 5 और ये 6। अगर ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो इस ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या, देखो शेयरिंग के बाद में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, हाँ हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे हो गए इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन, देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस ऑक्सीजन के लिए देखो, इस ऑक्सीजन के लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब दोनों ने क्या किया, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। अब जो दोनों एटम अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो दोनों के बीच में क्या बनेगा बच्चों, डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इसके दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, ये पॉइंट क्लियर है ना बच्चों, ये पॉइंट क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब आपको स्ट्रक्चर बनानी है बच्चों नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन गैस में इसकी स्ट्रक्चर बनानी है N और N की, जिसके बीच में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। इस टाइप की स्ट्रक्चर बनानी है। इसी टाइप से आपको बनाना है CH4 की स्ट्रक्चर। इसी टाइप से आपको बनाना है बच्चों H2O की स्ट्रक्चर और बनानी है आपको NH3 की स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, मैं आपको बता दूंगा, जिसे मैं NH3 की स्ट्रक्चर आपको बना के बता देता हूँ। NH3 की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे बना के मैं बता देता हूँ। NH3 की स्ट्रक्चर देखो, ध्यान से देखेंगे बच्चों। NH3 की स्ट्रक्चर में बनाने जा रहा हूँ। ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के पास में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो पहले। तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,5। इसका मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास में। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे इसको अरेंज कर देते हैं। तो इसको अरेंज करेंगे, देखो ये 1 2, ये 3 4 एंड 5। इसके पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, देखो कितने हाइड्रोजन ऐड करवाने हैं, 3 हाइड्रोजन ऐड कराने हैं। तो 3 हाइड्रोजन ऐड करवा दो यहाँ पे, ये 1 हाइड्रोजन, ये सेकेंड और ये थर्ड। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। अब देखो नाइट्रोजन के पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। इसको कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं बेटा, बेटा 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे क्या, ये सर कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे कंप्लीट होंगे, देखो इधर, ये देखो नाइट्रोजन में, ये देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। देखो ध्यान से देखेंगे, अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा क्या, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। सर क्या करता है, वो डुप्लेट कंप्लीट करता है। मतलब इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके ये 2 कंप्लीट हो गए और ये इसके 2 कंप्लीट हो गए। तो इसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से बन जाएगी, इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके बीच में इसके दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सिंगल कोवलेंट बनेगा। इसके दोनों के कॉम्बिनेशन से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसके कॉम्बिनेशन से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन के, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात किसको समझ में आ गई, ये नाइट्रोजन का, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर इस टाइप से बन जाएगी। ये अमोनिया की स्ट्रक्चर ऐसे बनानी है हमें। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो आपको CH4 का आपको करना है, H2O को आपको करना है, ये आप करके लाएंगे। तो ये हो गई इसकी बॉन्डिंग के बारे में जानकारी।